अब आपका जो खास स्पेशलिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, जिसपे आपने रिसर्च वर्क भी काफी किया, इसकी जो हम रिकवरी करेंगे या इसको पूरा हम वापस बहाली की तरफ जाएंगे, उसके कितने मराहिल है आपके ख्याल में? और इन मराहिल में क्या क्या मेन फर्क होता है, मोटा मोटा, जो एक आम आदमी को समझ आ जाए, जिसने सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, मेरे जैसा कोई आदमी है तो उसको समझ आ जाएगा कि क्या मराहिल है, किस तरह से। नदीम भाई, आपने ये सवाल ऐसा पूछा है, मेरी जो रिसर्च है ना पीएचडी की, सारी इन्हीं जो डिफरेंट जो फेजेस होते हैं पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के, उनके ऊपर है। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं कि डिजास्टर होता है क्या है। डिजास्टर की डेफिनेशन, लूज एक डेफिनेशन क्या है। डिजास्टर हम उस चीज को कहते हैं कि जो कोई भी इवेंट हो, भले वो नेचुरल इवेंट हो, भले वो नेचुरल इवेंट में हमारे अर्थक्वेक और ये फ्लड्स वगैरह ये सारे आ गए, नेचुरल इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिजास्टर की नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर, ये यूएनओ ने हमें बताया है, और ये एक्सपर्ट ही मानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर कोई नहीं होता, नेचुरल इवेंट होते हैं। उसको बाद फिर कोई भी नेचुरल इवेंट जब अकर होता है कि किसी भी इलाके में, अगर उसकी लोकल जो कैपेसिटी है, अगर किसी गांव में होता है या किसी मिसाल के तौर पे किसी शहर में होता है, अगर उसकी लोकल कैपेसिटी उसको हैंडल कर सकती है, तो वो एक डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोई कोई दीवार गिर गई है, कोई कुआं में कोई गिर गया है, मिसाल छोटी सी कोई बारिश हुई है तो पानी अपने आप संभाला गया है, या उसकी जो आपकी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाल लिया है, तो डिजास्टर नहीं कहलाएगा। अगर वो लोकल जो कैपेसिटी को ओवरवार्म कर दे, उससे बियॉन्ड हो जाए, उनको मदद की जरूरत पड़े बाहर से, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो डिजास्टर की सूरत इख्तियार कर चुका है, आफत की सूरत इख्तियार कर चुका है। अभी इसको आप एक घर से लेके आप मोहल्ले में कर लें, मोहल्ले से आप एक शहर में कर लें, शहर गांव में कर लें, गांव से आप एक शहर में कर लें, तो जितना जितना बड़ा होता रहेगा उतना उसको आप डिजास्टर कहते रहेंगे। तो अगर किसी गांव की कैपेसिटी से बढ़ गया है तो वो फिर एक तहसील में चला जाएगा, तहसील की कैपेसिटी तो बढ़ गया है तो शहर। तो ये एक डिजास्टर की एक लूज सी एक डेफिनेशन है। जैसे ही डिजास्टर आता है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये डिजास्टर आ गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास फेज आता है उसको हम रेस्क्यू और रिलीफ कहते हैं। तो हमें लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है और उनको हमें रिलीफ पहुंचाना होता है। रिलीफ हमारा इमदाद की सूरत में होता है, हमें जख्मियों को ट्रीट करना पड़ता है, और हमें जो छोटे मोटे जो घर होते हैं, या जैसे मिसाल अब डिफरेंट अर्थ इवेंट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट में, अर्थक्वेक, सैलाब, वोल्केनो, सुनामी, इसमें डिफरेंट किस्म के रिलीफ और रेस्क्यू होता है। अब सैलाब सब होता है, बड़ा लॉन्ग इवेंट होता है, आने से पहले भी वो बड़ी मुश्किल से हमें कंट्रोल करनी पड़ती है कि सारी जगहों पे पानी होता है, हम लोग यहाँ पे कैसे लेके जाएं। तो रेस्क्यू रिलीफ सैलाब में थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल आता है, और फिर हमें देखना पड़ता है इसमें इसमें लोगों की जो जानी नुकसान है वो कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए हमें पता लग जाता है कि सैलाब आने वाला है। और अर्थक्वेक के निस्बत में जो जानी नुकसान होता है वो बहुत कम होता है, जिसमें जख्मियों की ट्रीटमेंट वगैरह वो भी कम होती है, हमें हॉस्पिटल वगैरह भी इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते। तो इनिशियल हमें जो फेज है इसमें ज्यादातर जो हमारे पास एक्टिविटी होती है, जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपने घरों में या अपनी जमीनों से पानी आने की वजह से, वो हमें इनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको खाना, खुराक और जो दूसरी किस्म की जो सहूलियात होती है इमीडिएट, वो हमें देनी पड़ती है। तो ये फर्स्ट एक फेज कहलाता है रेस्क्यू एंड रिलीफ। अब ये रेस्क्यू रिलीफ ये तकरीबन डिपेंड करता है आपके इलाके में कितनी कैपेसिटी है, तो लोग आ रहे हैं इमदाद के लिए, या आपकी जो आर्मी है, पूरी दुनिया में आर्मी ही आती है हेल्प करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं है। तो पूरी दुनिया में जब आपकी ओवरवार्म हो जाती है कैपेसिटी, अमेरिका जैसे ममालिक, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में भी आर्मी ही आती है। तो ये एक फेज होता है, ये तकरीबन 2 दिन से लेकर 3 दिन, कभी कभी ये 4-4 हफ्ते तक रेस्क्यू रिलीफ ही चलता रहता है। तो पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके इस वक्त अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ जो कि इनिशियल फेज में चल रहे हैं, कुछ इलाके हमारे दूसरे फेज में चलेंगे। दूसरा फेज हमारा रिहेबिलिटेशन का होता है। हम उन लोगों को उठा के कैंप्स में रख देते हैं, जो टेम्पररी हमने कैंप्स बनाए होते हैं वहां पे हम रख देते हैं। वहां पे हमारी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों की थोड़ी बहुत स्कूलिंग हमारी चलना शुरू रहती है, हमारे पास हाइजीन जो कंडीशन होती हैं वो हमारी बनना शुरू रहती हैं, लोगों को जो इमदाद जो आती है, जो कंपनसेशन आती है वो आना शुरू हो जाती है, इस तरह की चीजें हमारी शुरू हो जाती हैं। फिर हम लोग जो रिपेयर जो घर हम कर सकते हैं वो हम रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो रिहेबिलिटेशन का फेज है, रिहेबिलिटेशन का फेज होता है, इसमें ज्यादातर जो आपकी जो लोकल जो एनजीओ होती हैं, जो इदारे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसमें एक्टिविटीज बड़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं। रिलीफ में हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और रिहेबिलिटेशन में हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट किस्म के फेज हैं,
और इसमें जो लोग आते हैं, जो कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, या जो हेल्प करने आते हैं, वो भी डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का जो फेज है वो तकरीबन 6 महीने भी चल सकता है, वो तकरीबन 2 महीने भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका वो जो जो लोगों ने वापस अपने घर में जाना है वो कितने ज्यादा डैमेज हुआ। अगर वो रिपेयर करने से वो पानी वगैरह उतर गया है तो वो वापस लोग जल्दी उसमें मूव होना शुरू होते हैं। फिर डिफरेंट इलाकों में रिहेबिलिटेशन का फेज डिफरेंट किस्म के स्केल के ऊपर चलता है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड जो हमारे पास जो फेज आता है उसको हम कहते हैं रिकवरी का फेज होता है। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है रिकवरी। रिकवरी में भी, रिकवरी फेज के अंदर इट सेल्फ डिफरेंट इसमें डिवीजन आ जाती है। हमारे पास एक शॉर्ट टर्म रिकवरी होती है, एक हमारे पास मीडियम टर्म रिकवरी होती है, एक हमारे पास लॉन्ग टर्म रिकवरी होती है। अब जो रिकवरी का फेज है वो डिपेंड करता है डिजास्टर के स्केल के ऊपर, पाकिस्तान जैसा डिजास्टर आया है, और दूसरी हमारे जो लोकल जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो कितनी है। तो रिकवरी का फेज हमारे पास 3 साल से लेके 5 साल तक भी हो सकता है, और कहीं कहीं पे रिकवरी का फेज 15 से 20 साल तक चलता है, कि 15 से 20 साल तक हम रिकवरी फेज में ही रहते हैं। आपने ये सुना होगा कि एरा हमारे पास बनी थी, हमारे पास सेरा बनी थी, ये हमारे पास रिकवरी की स्पेशलाइज पर्पस फॉर्म और टाइम बॉन्ड अथॉरिटीज बनी थी। ठीक है, तो ये इनका काम ही सारा ये था कि ये रिकवरी प्रोसेस को देखेंगे। न्यूजीलैंड में जो डिजास्टर आया था, क्राइस्ट चर्च में अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पे भी उन्होंने रिकवरी अथॉरिटी बनाई थी जिसका सिर्फ 3 साल का मैंडेट था। ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया में बुश फायर हुई थी उसमें भी जो सिर्फ उनका 3 साल का मैंडेट था। और बाकी जो कई दूसरे दुनिया में मालिक में जो डिजास्टर आता है तो हम एक पर्पस फॉर्म्ड, हम एक ना रिकवरी बनाते हैं, अथॉरिटी बनाते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल जो भी हमारा उस कंट्री का सिस्टम होता है उस वो एक बनाता है। तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें पूल करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका मैं उसे प्रिपेयर करता हूँ कि अगर ये हम पर्पस फॉर्म एक हम ना रिकवरी अथॉरिटी बनाते हैं जिसका काम ही यही है कि वो टाइम बॉन्ड है कि हमारे पास 5 साल का या 3 साल का हमारे पास टाइम है, पर स्पेसिफिक उसका एक उसको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उसका एरिया डिफाइन होता है, उसका टाइम डिफाइन होता है, उसके पास जो फंड्स होते हैं वो भी उसको प्रॉपर डायरेक्ट मिलते हैं, तो वो फिर वहां से वो एक रिकवरी में जाते हैं। तो ये तकरीबन अगर मिसाल के तौर पर 3 साल या 5 साल की ये रिकवरी पीरियड चलता है, इसके हम ना इनिशियल रिकवरी हम कह सकते हैं इसको, इनिशियल टू मिड टर्म। फिर जब ये रिकवरी अथॉरिटी इन केस अगर ये रिकवरी अथॉरिटी बनाते हैं तो अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, टाइम उसका पूरा होता है, फिर ये रिकवरी ट्रांजिशन हो जाती है। रिमेंबर द वर्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होती है लोकल अथॉरिटीज में। लोकल अथॉरिटी हमारे पास जिले हुकूमतें हो सकती हैं, लोकली इलेक्टेड हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जिले जो हमारे पास निज़ाम है, कमिश्नरी निज़ाम है, दूसरा जो भी निज़ाम है, उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है सारे जो रिकवरी के जो गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वो 10 साल आगे मजीद चलता है, मजीद 5 साल चलता है, तो जो लॉन्ग टर्म जो रिकवरी होती है वो जो हमारे पास जो लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं वो उसको लेके चलती हैं। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास फेज आते हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ का हमारा फेज आ गया, उसके बाद बीच में रिहेबिलिटेशन का फेज आ गया, उसके बाद हमारे पास रिकवरी का फेज आ गया। ये फेज डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट किस्म के होते हैं, इनकी टाइमलाइन प्रॉपर नहीं होती है कि कितना टाइम एक फेज लेगा। दूसरा फिर किस इलाके में कितनी टाइम लग रहा है, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट टाइम लगता है फेज में। कुछ एक जैसे सिंध में कुछ जो इलाके हैं वो जल्दी सब्सिक्वेंट फेज में मूव कर जाएंगे, कुछ इलाके मिरको खास जैसा जो जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा मुतासिर है, या दूसरे जो इलाके बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, तो ये रिस्पॉन्स फेज में या रिहेबिलिटेशन फेज में ज्यादा टाइम लेंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट मल्टीपल टाइमलाइंस में चीजें चल रही होती हैं। फिर बीच में इनके फेजेस के बीच में ट्रांजिशन जोन होता है। जो मेरी अपनी जो रिसर्च है वो इन ट्रांजिशन जोन के ऊपर है। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो 2010 में और 11 के फ्लड में मैंने पाकिस्तान के मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट में की, और जो श्रीलंका में भी मैंने केस स्टडी की, वहां पे मैं तकरीबन काफी टाइम मैंने वहां पे गुजारा, तो वहां पे भी मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में की। जो ट्रांजिशन होती है ना एक फेज से दूसरे फेज में, वो हमारी नामुकम्मल होती है। तो अगर आप देखें एक बैटन रिले रेस का एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है कि जो 4 खिलाड़ी जो रनर होते हैं वो रनिंग करते हैं, एक सर्टेन टाइम तक उनको पीरियड तक रन करना होता है ट्रैक पे, फिर वो जो बैटन होता है वो अगले खिलाड़ी को पास कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला खिलाड़ी उसको लेके भागता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज होती है कि आपने जो बैटन है, जो आपने जो स्टिक पकड़ी होती है, छोटी सी स्टिक होती है, वो आप किस तरह आप उसको अगले खिलाड़ी को पास करते हैं। आपने उस मुकर्ररा जो हद है उसके अंदर आपने पास करना है, दोनों खिलाड़ियों की स्पीड मैच करे और दोनों सक्सेसफुल उसको पास भी हो। तो आपने पास करके वो अपने लाइन क्रॉस करनी है।
ठीक है। अगर वो रिकवरी का जो बैटन है, अगर उसको मैं थोड़ा सा इसको एनालॉजी हम यूज करें, अगर वो बैटन दूसरे खिलाड़ी तक पास ही ना हो, बीच में कहीं गिर जाए, जितना मर्जी आप तेज भागे हो, आपकी रिकवरी वहीं खत्म हो गई। जितनी अच्छी आपने रिकवरी की, जितना अच्छा आपने रिस्पॉन्स आपने दिया हो, आपने सारी वहां पे आर्मी लगा दी, फौजें लगा दी, आपने वॉलंटियर्स लगा दिए, मगर वो जो रिस्पॉन्स फेज से आपने रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन से रिकवरी में आपने बैटन ही पास नहीं किया, आप खत्म हो गए, वहीं पे आपका चीजें खत्म हो गई। ठीक है। तो ये बैटन जो पास करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये देखा है कि 2010 के बाद अभी भी हमने फेज है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिस्पांस फेज है। इसकी ये हमारे जो अमवात की तादाद है वो बता रही है कि हमारा रिस्पांस फेज एक अच्छा फेज गया है ओवरऑल अभी तक ना। मगर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आता है कि हमारा जो, वो याद रखें, जो लॉन्ग टर्म फेज है, जो कि 10 से 15 साल तक चलना है, वहां तक हमारी रिकवरी पहुंचती नहीं है। हमारी जो रिकवरी है वो लिमिटेड है रिस्पॉन्स और फेज में। जो रेस्क्यू रिलीफ फेज है, रिहेबिलिटेशन फेज है, हम उनको कैंप्स में ले जाएंगे, थोड़े बहुत जो मकान कच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत उनको लाख लाख रुपया दे के, 50-50 हज़ार जो दे के वो वापस उनको उसी जगह पे वो रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे मकानों को, और हमारी रिकवरी खत्म हो गई। तो रिकवरी जो लॉन्ग टर्म फेज होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे जाके हम इसमें बात करेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। तो ये एक छोटी सी थोड़ी सी डिटेल में आपको मैंने फेजेस का बताया है एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो मौजूदा हम देखते हैं कि हमें बड़ी बहुत ज्यादा मुहिमें चल रही हैं। यहाँ पे भी हमने तकरीबन $40,000 हमने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं अपनी जो एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ। तो ये सिर्फ हम इनिशियल फेज में हमारा ज्यादा फोकस है, लोग बाहर बैठे हुए हैं और थोड़े से इमदाद के मुंतजर हैं। मगर जब लेटर ऑन 2-3 महीने गुजरते हैं, लोग अपने घरों में वापस जाना शुरू होते हैं, हम समझते हैं कि जो डिजास्टर फिनिश हो गया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया इसके मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से। अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे कि आपने ये बताया है कि हमारा जो पहला इमरजेंसी रिस्पांस का फेज है वो काफ़ी इलाकों में तकरीबन मुकम्मल हो गया, कुछ में अभी भी है। तो आगे जो हमारे दो फेजेस होते हैं इसके रिहेबिलिटेशन के और लॉन्ग टर्म रिकवरी के, और उनके दरमियान जो ट्रांजिशन होती है स्पेसिफिकली वो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो उनके क्या क्या मराहिल हैं, उनके अपने क्या स्टेप्स हैं, और दूसरा उनमें हम साबका तजुर्बात की रोशनी में कहाँ पे पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर लेता है और कहाँ पे जाके कमी रह जाती है। ये थोड़ा सा इस सवाल का मैं मकसद आपको बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो काम कर रहे होते हैं वो कर रही होती है हमारे मुख्तलिफ ट्रस्ट या NGOs जो स्पेसिफिकली इस काम के लिए नहीं बने होते, लेकिन वो एक इंसानी हमदर्दी के तहत और मुश्किल में मदद के तहत गए होते हैं। तो उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा शायद ना हो, तो हमारे इस सेशन से अगर उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। ओवरऑल बड़ा अहम सवाल है कि अब आगे क्या होगा, बड़ा अहम सवाल है। अब इसमें जैसे हमारे पास जो डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फेजेस आते हैं, उन डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के फेजेस में डिफरेंट किस्म के हमारे पास स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखें कि खिदमत फाउंडेशन जो है या JDC है या दूसरी बहुत तंजीमें हैं, वो एजेंसीज हैं, तंजीमें हैं, NGOs हैं, वो बड़ी अच्छी काम कर रही हैं रिस्पांस फेज में। तो आपने देखा होगा कि इमदाद इकट्ठी करने भी उनका बड़ा है, वो लोगों को राशन खुराक इस तरह की चीजें पहुंचा रही हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने हिस्टोरिकली भी देखा और अभी तक इसमें कोई एज सच कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। 2010 के जो फ्लड्स में भी उसमें भी जो ये रिस्पांस फेज था जिसमें इमदादी सामान और कार्रवाइयाँ वगैरह थी, वो भी इतना अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड वेल कम्युनिकेटेड नहीं था। और सेम चीज हम यहाँ पे अभी भी दोबारा देख रहे हैं कि इसमें जो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वेल कम्युनिकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से जो एड है हमारी वो उसकी ना सिर्फ डुप्लीकेशन हो रही है बल्कि ट्रिप्लीकेशन भी हो रही है। जो कई ऐसी जगहों पे ऐड वो 2-2, 3-3 मरतबा वहां पे पहुंच गई है। वो कई ऐसे जो इलाके हैं जो कि थोड़े बड़े शहरों से थोड़े दूर हैं, थोड़े से कट ऑफ हैं, जहाँ पे आपका जो जमीनी रास्तों से ऐड नहीं जा सकती, सिर्फ वर्टिकली उनको हम वहाँ पे ऐड पहुंचा सकते हैं। तो मेरी राय में, जो मेरी रिसर्च की राय में, अगर ये हमारा जो सारा जो इमदाद का जो कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है उसको हम जिले सतह के ऊपर लेके जाएं, अगर हम उसको एक सिस्टम हो, एक वेबसाइट हो। मिस्टर नदीम एक ना कोई उनको ऐड पहुंचाना चाह रहे हैं अपने दोस्तों से, उन्होंने फंड लिया है या इंटरनेशनली ऐड लिए, मैंने आपको कुछ फंड यहाँ से लेके दिए और आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं मुस्तकीम तक। आपने एक कोई जिला चूज करेंगे, उसकी आप वेबसाइट, एक मिसाल के दो दे रहा हूँ, सो अच्छा कैसे हो सकता है।
आप उसको एक आपने जिला चूज किया, उसके आप इंटरनेट में गए, उसमें आपने देख लिया है कि मुतासरीन किन किन जगहों पे बैठे हुए हैं। एक तो ये है कि मुतासरीन को एवोक्यूएट करने के बाद वो जो शेल्टर हो वो भी ऑलरेडी पता हो, आपको वेल डेजिग्नेटेड हो। बांग्लादेश ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया है कि जो जहाँ जैसे ही कोई फ्लड्स वगैरह आता है तो वो एक उठा के उनके वेल डेजिग्नेटेड शेल्टर है वहीं पे वो रखते हैं। मुतासरीन हर जगह रोडों के ऊपर नहीं बेचारे अपनी इज्जत खराब करते। ये पता है कि एक फलां शहर में ये वेल डेजिग्नेटेड शेल्टर हैं और हर शेल्टर में इतने लोग वहां पे मौजूद है, इतनी खवातीन है, इतने बच्चे हैं, इतनी प्रेग्नेंट खवातीन है, इतनी नौजवान बच्चे हैं, उनकी उनकी क्या नीड है। तो हर किस्म की नीड वो लाइव अपडेट हो, ताकि मुझे पता हो अगर किस किस्म की मैंने वहां पे ऐड लेके जानी है तो वो मुझे पता हो मैं वो लेके जाऊं, ताकि कोई भी ऐसी चीज ना लेके जाऊं जो कि उनके पास ऑलरेडी मौजूद हो और उनको किसी दूसरी चीज की शदीद जरूरत हो। तो ये जो चीजें हैं इससे हमारी जो ऐड की डुप्लीकेशन है, कई ऐसी चीजें होती है कि हम बहुत ज्यादा एक चीज उनको पहुंचा देते हैं। बिस्किट के डब्बे ही आपने वहां पे इतने पहुंचा दिए हैं, आपने चने ही इतने पहुंचा दिए हैं कि आपने दूसरी जो चीजें हैं वो आपने पहुंचाई नहीं है। इसमें एक छोटा सा हमने इस फ्लड में हमने देखा जो अवेयरनेस की वजह से जो खवातीन की जो मखसूस जरूरियात तो होती हैं खवातीन की हमारी, तो वो हमने देखा इस फ्लड में हमारी खवातीन की तरफ से वो खवातीन को पहुंचाई गई हैं। खासतौर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन है, जाहिर सी बात है 35 करोड़ तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो लोग मुतासर है, इसमें आधी तो खवातीन होंगी डेफिनेटली, उसमें कई प्रेग्नेंट भी होंगी, कई नौजवान होंगी। जो उनकी जो मखसूस जरूरत होती है उनका 2010 के सैलाब में, 2005 के सैलाब में हमें पता ही नहीं था। बड़ी एक छोटी सी एक पॉइंट था जो कि बहुत बड़ा होता है जो मुतासरा खवातीन के लिए, वो मिस हो गया था। मगर इस मरतबा हमने ये देखा है कि वो उस चीज को मद्देनजर रख के इस तरह के काम किए जा रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है लर्निंग करने की। तो सेकंड जो हमारा रिहेबिलिटेशन का फेज है, उसमें भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि वो जो वेल डेजिग्नेटेड हमारे पास एरिया नहीं है कि हम उनको शेल्टर कहाँ पे करना है। अगर आप उनको जैसे हमारे पास ये आया था 2011 के जो सैलाब हमारे पास आया, 2010 का जो हमारे पास सैलाब आया था, हमने लोगों को उठाकर एक जगह पे रखा, मगर वहां पे दोबारा सैलाब आ गया। ठीक है, फिर हमने उनको उठा के दूसरी जगह पे लेके गए, ठट्ठा के इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो कि अभी मैंने हालिया 2-3 साल पहले ही मैं फील्ड पे मैंने जो काम किया था कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध में उनका वजूद ही नहीं है। एक एडिशनल कमिश्नर को एक एडिशनल चार्ज दिया हुआ है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी अपने डिस्ट्रिक्ट में देख रहा है। और हमारे पास जो सिविल डिफेंस का जो सबसे अहम जो इदारा है जो कि वॉलंटियर और जो रेस्क्यू रिलीफ में जिसको लीड करना होता है, कि हमारे बाय लॉ में हमारा ये कि जैसे कोई क्लेमिटी आएगी तो सिविल डिफेंस के अंडर पूरा जिला की इंतजामिया आ जाएगी और सिविल डिफेंस का जो ऑफिसर है वो ही सारे काम करेगा। मगर हिस्टोरिकली और अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सिविल डिफेंस की कैपेसिटी ही नहीं हमने डेवलप की है शुरू से। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे पास हम जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं वो जो लोकल गवर्नमेंट का है। लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा कि कितने ज्यादा काउंसलर इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं, उनके ऊपर एक निज़ाम है, वो इलाके से जुड़े हुए होते हैं, उनको अपने मसाइल का बहुत हद तक इदराक होता है। तो लोकल गवर्नमेंट्स को हमने हमने साथ अपने मिलाना है ताकि वो इनिशियल फेज से लेकर रिकवरी फेज तक हमारे पास साथ रहें।